हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पटवारी एग्जाम की क्लासेज है वो चल रही थी। और अगर हम बात करें कि हमारा पटवारी का एग्जाम है वो 11 मई को होने वाला है, तो काफी आपके लिए कम दिन ही बचे हैं। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उससे हमारा जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे थे। तो हमने आज जो हमारी है वो फोर्थ क्लास रहने वाली है। इससे पहले 3 क्लास की है जिसमें हमने राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर उसी के साथ साथ इंडिया हिस्ट्री और इंडिया के आर्ट और कल्चर, ये गए जो क्वेश्चंस हैं हमने इसमें किए थे। आज की अगर अपन बात करें तो आज अपन ने इंडिया ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी ये क्वेश्चन हमें करेंगे। तो आज ज्योग्राफी कंप्लीट करके कल हम पॉलिटी के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। रोज की तरह आपको लास्ट में है वो 10 से 12 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ रही हैं। चलिए बिना देर के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप अपने चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रोज की है ये क्लासेज है वो मिलती रहें। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहां से आप पीडीएफ से भी इनका रिवीजन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके इंडिया ज्योग्राफी का, और उसमें आपके बांध परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें असंगत बताना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो एक चीज ध्यान रखना, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसमें नहीं वाले, सत्य असत्य वाले, ये चीजें थोड़े से गौर से देख लेना। इसमें पूछा है कि असंगत है वो हमें बताना है। और सबसे पहले दे रखा है कि जो बगलीहार परियोजना है या फिर ये बांध है ये भारत पाकिस्तान के बीच में, कोसी है भारत और नेपाल के बीच में, तीस्ता बांध या परियोजना है वो भारत बांग्लादेश के बीच में, और तुलबुल है वो भारत और भूटान के बीच में। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बगलीहार। बगलीहार परियोजना की बात करें या बांध की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है। ये आपका है जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बनाया हुआ है। डोडा जिले में बनाया हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो ये जो इसने फर्स्ट दे रखा है ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो राइट आंसर ये तो होगा नहीं। दूसरा होगा अपना कोसी। कोसी की अगर बात करें तो जो कोसी परियोजना है ये आपके बिहार राज्य में है। आपके बिहार राज्य में है। कोसी परियोजना की अगर अपन बात करें तो ये आपके बिहार राज्य में है। और ये आपके नेपाल और भारत के सहयोग से कब बनाई गई थी, कब ये 1953-54 में प्रारंभ की गई थी। 1953-54 में प्रारंभ करके इसको पूर्ण कर दिया गया था। तो अगर पूछ ले कोसी, आपको पता है ना कि कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो उसी से हमें अंदाजा लग जाएगा कि बिहार राज्य से संबंधित है। अगर इसकी बात करें तो इसको 2 चरणों में है वो बनाया गया था, क्योंकि इसकी व्यापकता अधिक होने के कारण इसको 2 चरणों में बनाया गया था। तो कोसी भारत व नेपाल के बीच में विवादित है। आगे अपन बढ़े तो अगला जो अपन को दिया गया वो दिया गया तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की नदी पर होगी ये परियोजना। अगर इसकी बात करें तो ये जो आपके हिमालय से जो तीस्ता नदी निकलती है ना उससे है। और ये आपके सिक्किम में और आपका कौन सा पश्चिमी बंगाल, आपका जो वेस्ट बंगाल है उसमें, वेस्ट बंगाल है उसमें से होकर के आपके जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसमें विलय होने वाली नदी है कौन सी, तीस्ता। ठीक है, तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित है, क्योंकि जो तीस्ता नदी का जल है ना उसके बंटवारे से रिलेटेड इसमें विवाद है। तो ये तीस्ता नदी होगी। जो तीस्ता नदी है वो कहाँ से निकलती है, आपके हिमालय से निकलती है। ये आपके आपके पश्चिम बंगाल और आपके ब्रह्म जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी जाती है ना उससे रिलेटेड है। अगली आती है तुलबुल परियोजना, भारत और भूटान। नहीं, ये गल दिया गया है, ये भारत और भूटान की नहीं है, ये भारत और है पाकिस्तान की है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
आपको एक चीज याद रखना कि आपको राजस्थान का नक्शा है ना वो अच्छे से आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं आता हो तो सिर्फ आप इस प्रकार बना सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर, उत्तर पूर्वी, और आपका ये पूर्वी हो गया, यानी ये दक्षिणी पूर्वी हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आपको, इसमें कौन कौन से जिले कहाँ पर उनकी स्थिति है ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप राजस्थान ज्योग्राफी के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें ना तो ये आपके वर्षा से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। तो आपको पता है जो पश्चिमी, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र है ना उसमें तो कमी होती जाती है, ठीक है। तो यानी चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं। अगर अपन बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो आपके दक्षिणी जो पूर्वी पठार है ना यहाँ होती है, ठीक है, और सबसे कम है वो यहाँ होती है आपके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी कि उत्तर पश्चिम से भाग से जब अपन दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं ना या इसमें जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में है वो वृद्धि होती जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व तक, यानी ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इस वाले एरिया में, यानी झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, इस वाले एरिया में होती है। तो ये दक्षिणी पूर्वी आपका पठारी प्रदेश है, और इस साइड से अपन आएंगे तो इस साइड में ये बढ़ती जाती है मात्रा, ठीक है। तो ये याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। आपको पता है कि ये अपना राजस्थान है। अपने राजस्थान में अगर अपवा तंत्र की बात करें तो 3 प्रकार का अपवा तंत्र है। 3 प्रकार से बात करें तो आपका एक अपवा तंत्र है अरब सागर वाला, अरब सागर, जिसमें हमारे राजस्थान की जो नदियां हैं वो विलीन होती है अरब सागर में, ठीक है। दूसरा अपना है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और आपका तीसरा है वो है अंतः प्रवाहित नदियां, अंतः प्रवाहित नदियां, यानी जो कि अपने राजस्थान में ही किसी, ना तो वो अरब सागर में जाके गिरती है ना वो बंगाल की खाड़ी में है, अपना जल है वो यहीं पर ये विलीन हो जाती है, ये अंतः प्रवाह क्षेत्र है। इन तीनों के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि अपने राजस्थान में है वो अरब सागर से कितनी वर्षा होती है, यानी इस ये वाला जो मानसून आता है ना तो उसमें कितनी है वो होती है। तो अपने राजस्थान में एक चीज याद रखना, ये तो उपवा तंत्र की बात होगी, एक आपसे मानसून भी पूछा जाता है। तो एक तो अरब सागर से होने वाली वर्षा और एक आपके बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा, दो ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। और अगर अपवा तंत्र की बात करें इन तीनों की तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां और अपने अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और जो अपना उत्तरी जो क्षेत्र है ना वहां पर आपके ज्यादातर क्या है आपके अंतः प्रवाहित नदियां होती है। इसमें अपन से पूछा है कि राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है, यानी दोनों से। तो आपको याद रखना है वो आपका आ जाता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की अपन बात करेंगे तो इसमें जैसे नदी आती है ना बनास, आयड़, जिसे को बेड़ज कहा जाता है, गंभीरी, गंभीरी, ठीक है, ये सारी की सारी आपके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जरूरी नहीं है कि सीधा जाके गिराती है, ये सारी चंबल में जाती है, फिर चंबल से आगे आयड़ है, ये बनास की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है, ठीक है। तो ये आगे यमुना में अपना जल गिराती है, फिर वहां से ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। और फिर अगर अपन इस साइड की बात करें, जैसे पश्चिमी बनास हो गई, पश्चिम बनास हो गई, माही हो गई, जाखम हो गई, सोम हो गई, तो ये अपना जल है वो किसमें आपके अरब सागर में गिराती है, ठीक है। जैसे इनमें से कुछ है वो खंबात की खाड़ी में जाएंगे, कुछ कच्छ के रण में जाएंगे, फिर वहां से ये अपना जल है वो अरब सागर में गिराती है। तो ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी इनका उद्गम है वो आपके उदयपुर संभाग से होता है, और ये जल है दोनों साइड गिराती है, तो दोनों अपवा तंत्र की हो गई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ हो गया। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जैसे वर्षा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो एक तो आपके अरब सागर से वर्षा और एक आपके बंगाल की खाड़ी से वर्षा। तो याद रखना कि जो आपका अरब सागर है उसकी अपने राजस्थान से दूरी है वो लमसम 400 किलोमीटर,
ठीक है। और अगर इसकी बंगाल की खाड़ी की बात करें तो 2900 किलोमीटर। लेकिन सर्वाधिक जो अपना बारिश है वो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो करवाता है, और कम है वो ये करवाता है। एक चीज ये भी पूछी जाती है कि सबसे पहले जो अरब सागर का मानसून है वो अपने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करता है, तो ये बांसवाड़ा से करता है। कहाँ से करता है? बांसवाड़ा से करता है। वहीं अगर अपन बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इधर से आएगा, और इस साइड है ये झालावाड़। इस साइड है झालावाड़ से ये प्रवेश करता है। कई बार अपने इंडिया ज्योग्राफी की बात करें तो वहां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरब सागर अरब सागर के जो मानसून की वर्षा और आपके बंगाल की खाड़ी, ये दोनों की दोनों है वो कहाँ जाके मिलती है, तो ये आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश में जाकर है ये मिलती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा, और एक हाँ, लौटता हुआ जो मानसून होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके लौटते हुए मानसून से राजस्थान में कहाँ है वो बारिश होती है, तो ये याद रखना कहीं पर भी बारिश है वो नहीं होती लौटते हुए मानसून से। और एक क्वेश्चन जो आपका बहुत बार आप पढ़ते हो वो कौन सा? माउंट वाला। आपको पता है कि माउंट पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि माउंट है वो सर्वाधिक इंडिया में कहाँ होती है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि उत्तर से आते हैं, उत्तर में सबसे पहले आपके जम्मू कश्मीर। तो आप याद रखना कि सर्वाधिक माउंट है वो जम्मू कश्मीर में होती है। और राजस्थान की पूछ ले तो सर्वाधिक है आपके बीकानेर में होती है, सर्वाधिक बीकानेर में होती है। तो ये दोनों चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपने देख लिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य को दो असमान जलवायु वाले क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? अरावली के सहारे सहारे, अरावली के लंबवत, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर अपन इसकी बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर अपन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके सिरोही से यहां से होते हुए यहाँ झुंझुनू, ये आपकी क्या जाती है? आपकी अरावली है। अरावली है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अरावली के सारे सारे दक्षिण पश्चिम से होते हुए, यहाँ से दक्षिण पश्चिम में होते हुए उत्तर पूर्व में जाती है। और इसके अगर पश्चिम की बात करें ना, इस साइड की, तो यहाँ पर है वो वर्षा मान लो या बारिश मान लो, उसकी न्यूनता देखी जाती है, सूखा होता है, आर्द्रता की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। वनस्पति की भी न्यूनता देखी जाती है। तापांतर है, तापांतर तो वो भी क्या होता है? अधिक होता है। जनसंख्या भी यहाँ पे कम रहती है, ठीक है। और अगर इस साइड की बात करें तो वही है, इस साइड है आपको आर्द्रता अधिक मिलेगी, बारिश भी अधिक मिलेगा, तापांतर में भी कमी मिलेगी, ये सब चीजें इसमें होगी। तो ये आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अरावली के सारे सारे गुजरती है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अपने राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसको बढ़ने से कौन सी रोकती है? अपने अरावली पर्वतमाला रोकती है, उसके प्रसार को अरावली पर्वतमाला है वो रोकती है। आगे अपन बढ़ेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिलों का घटती हुई साक्षरता दर के आधार पर सही क्रम में कौन सा होगा? सबसे पहले तो अपन इसका राइट आंसर देख लेते हैं, कोटा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है टू ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साक्षरता के दर में सही क्रम कौन सा है? घटती हुई, यानी सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा की है। आपसे पूछे तो कितनी है? वो है आपकी 76.6%। वहीं जयपुर की देखें तो 75.5%। और अगर अपने झुंझुनू की देखें तो है 74.1%। और सिक्कर की है फिर क्या है? 71.9। और इसके आगे भी क्या है? अलवर है, ठीक है। तो ये तो आप याद कर सकते हो कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सबसे पहले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल सीधा सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे ये तो आपका सीधा ही हो गया। सीधा कैसे हो गया? कि इसमें पूछ लिया कि घटती हुई साक्षरता दर के आधार पर, यानी आपको सर्वाधिक से सबसे कम जाना है, यानी सर्वाधिक वाले ही आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम साक्षरता दर वाले, ठीक है। वो आजकल मैक्सिमम और मिनिमम साक्षरता दर है इस, या आपसे लिंगानुपात है, घनत्व है, ये चीजें नहीं पूछी जाती। तो पूछा क्या जाता है आपसे? अब ज्यादा दिन नहीं, पीछे की अपन बात कर लेते हैं। जैसे अभी ईओ वाला एग्जाम हुआ था ना, ईओ वाला एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि ग्रामीण ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी, सिर्फ यही नहीं रुका था, ग्रामीण और शहरी में पुरुष साक्षरता पूछी गई थी। क्या पूछी थी गई थी?
ग्रामीण और शहरी में पुरुष साक्षरता, तो इतने से डीप जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अपन अब ये तो अपन ने देख ली कि ये तो सिर्फ साक्षरता पूछी है, ये साक्षरता थी मैक्सिमम, और यानी सबसे पहले आपके कोटा हो गया, फिर जयपुर हो गया, फिर झुंझुनू हो गया, फिर सीकर हो गया, फिर अलवर हो गया। अगर इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता कि आपको पता है कि साक्षरता अपने राजस्थान की कितनी है, 66.1% है। मिनिमम वाला पूछ ले तो आपका जालोर हो गया, आपका सिरोही हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, और ये बांसवाड़ा हो गया। सबसे कम आप और सबसे ज्यादा याद रखना, जैसे कोटा की तो आपके 76.06 वो याद रखनी है, और जालोर की आपको 54.9% याद रखनी है। ये भी आपको याद रखनी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में अगर इजी वे में क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है। एक चीज आप याद ये भी रखना कि अब के ट्रेंड को देखते हुए ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर में साक्षरता दर में सर्वाधिक है वो सुधार कहाँ हुआ है, सर्वाधिक सुधार, तो वो आप याद करना, वो आपके डूंगरपुर में हुआ है, डूंगरपुर में हुआ है। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक गिरावट कहाँ हुई है, गिरावट, तो ये क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी आपको याद रखना है, बाड़मेर, सर्वाधिक बाड़मेर में हुई, और कितनी हुई है, -2.5% हुई है। और सुधार की डूंगरपुर की बात करें तो कितनी हुई है, 10.9 की हुई है, ठीक है। और बाड़मेर की पूछ ले तो -2.5% की हुई है। अब ये चीजें हो गई, इसके साथ साथ ही आपको अगर साक्षरता की देखें तो आपको याद क्या क्या करना है कि आपको महिला साक्षरता मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, वहीं पर पुरुष साक्षरता मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है। उसके साथ साथ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक और सबसे कम, ग्रामीण जनसंख्या, फिर वहीं ग्रामीण में आपको महिला और पुरुष की देखनी है, और आपको शहरी में भी महिला और पुरुष की देखनी है। जो क्वेश्चन अपन से ईओ में पूछा गया था वो मैंने आपको बताया कि ग्रामीण और शहरी पुरुष का पूछा गया था, जो कि आपको पता है ग्रामीण जो पुरुष है उसकी साक्षरता देखे तो लमसम 76 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है, और शहरी की पूछे तो 87 पॉइंट समथिंग थी, कितनी थी, 87 पॉइंट समथिंग थी, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब अपन आगे चलेंगे, ये अगर पूरा बताऊं तो 76.2% थी, और ये 87.9% थी। तो इस प्रकार आपको इतने डीप में जाकर है वो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैं आपको पूरा का पूरा एक टेस्ट करवा रही हूँ 150 क्वेश्चंस का। ये जैसे ही ये 150 क्वेश्चंस का टेस्ट अपना कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको एक पोल करवाऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसमें अपन उन टॉपिक्स को पहले करेंगे जो आपके काफी ज्यादा वीक है, और उन टॉपिक्स को अगर अपन करेंगे ना तो उसमें मैं आपको, जैसे अपन ने मान के भी साक्षरता की बात चल रही है तो इसी की बात कर लेते हैं, जैसे साक्षरता हो गई तो इससे रिलेटेड मैं कम से कम आपको 150 से 200 क्वेश्चन करवाऊंगी। इसमें आपके इजी से इजी और हार्ड से हार्ड सारे क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार है अपन वो अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके वन क्षेत्र से रिलेटेड कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र 3 जिलों में है, और वो जिले कौन कौन से हैं। इसमें अगर अपन बात करें, नई वन रिपोर्ट की बात करें तो उसको एक बार अलग छोड़कर मैं वन रिपोर्ट के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगी। इस क्वेश्चन का अपन राइट आंसर देख लेते हैं कि लगभग 30% क्षेत्र 3 जिलों में है, वो है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही नहीं, सिरोही 12, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ 12। अब अगर आपको पता है कि आपकी वन रिपोर्ट है वो नई आ चुकी है 2023 में, 21 वाले 2023 में आ चुकी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है, या भारत का राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो वो आपका कितना है, 9.60% है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात तो हो गई कुल क्षेत्रफल का। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का जो आपको कुल वन और वृक्षावरण में अगर राज्य का पूछ ले तो वो कितना है आपका, वो आपका आ जाएगा 8%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि एक ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मैक्सिमम वन का विस्तार और एक
मिनिमम वन का विस्तार पूछा जा सकता है। तो आपको याद क्या करना है, अगर राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले आपसे पूछ ले तो पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, चुरू आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे दूसरे नंबर पर देखे तो वो कौन सा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। इसमें भी आपको क्या देखना है, अगर चुरू में वन क्षेत्र की बात करें ना तो सिर्फ 62.73 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना है, 0.45%, यानी 0.45%। तो अपन को पहले के तो चुरू के दोनों याद रखने हैं। फिर अपने सिर्फ अपन को चार है वो जिले याद रखने, चार नहीं रख पाओ तो तीन रख लेना, चुरू, जोधपुर, और तीसरा आपका आ जाएगा बीकानेर। तीसरा आपका आ जाएगा बीकानेर। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज इसमें आपको याद करने वाली है, वो क्या है कि एक बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपको अलग अलग वन श्रेणी और उनके क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा अति सघन वन, ठीक है, और सघन वन यानी मध्यम सघन वन, इसके साथ साथ ही आपको खुले वन। ठीक है। तो ये तीनों श्रेणियां है ना, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें है वो सर्वाधिक कहां पर है, परसेंटेज में कहां पर है, ये सारी चीजें। और एक आपसे झाड़ियों वाला भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले कौन से हैं, तो आप ज्यादा नहीं तो एक याद रखना कि सर्वाधिक अपने कहां पर है, पाली में। सर्वाधिक कहां पे है, पाली में है वो सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला कौन सा है, पाली है। वैसे याद रखो तो पाली भी है, उसके बाद अलवर है, उसके बाद जयपुर है, क्रम में तीनों याद रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक तो आपको याद रखना ही रखना है। तो ये सारी आपके वन रिपोर्ट जो अभी न्यूनतम थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बताया है, लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका इसमें से कवर हो जाए। सिर्फ ये 2 पेज का है, 2 पेज में अगर अपने एक क्वेश्चन अच्छे से कवर हो रहा है तो उस चीज को हमें अच्छे से करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन को, अगला क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। इस साइड संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं और इस साइड जिला दे रखा है। सबसे पहले गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में, बीड़ बीकानेर में, उमेदगंज कोटा में, और जो अपन को फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो दिया गया बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में। बांसियाल खेतनी झुंझुनू में। ठीक है। तो इसमें अगर अपन राइट आंसर की बात करें कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर चलते हैं, ऑप्शन ए टू। ऑप्शन ए टू, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन टू, कि इसमें दिया गया है वीड कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ है, वो बीकानेर में नहीं है, वो हमारे कहां पर है, झुंझुनू में है। ठीक है। गुड्डा बिश्नोईयान की बात करें जोधपुर में, बिल्कुल सही है। उमेदगंज की बात करें, उमेद पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है ये, तो ये आपके कोटा में है। बांसियाल खेतड़ी की बात करें तो वो आपके झुंझुनू में है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, योजना से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई, तो 2014-15 में, 15-16 में, 16-17 में, और 17-18 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 2015-16 में है वो स्टार्ट की गई थी। कई बार इनका है वो आपके ध्येय वाक्य या मुख्य वाक्य पूछ लिया जाता है, तो वो यहाँ पे याद रखना। ठीक है। इसका जो मुख्य वाक्य था वो था, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, पानी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें पूर्व में जो चल रही चार योजनाएं थी उनको शामिल कर लिया गया था। अगर इसमें अपन के केंद्र यानी सेंटर और अगर स्टेट का रेशो पूछे तो वो भी आप याद रखना, 60 अनुपात 40 का है, और राइट आंसर आपका ऑप्शन है टू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आता है आपके बिसलपुर बांध से रिलेटेड। बिसलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाया जाता है, इसमें सिर्फ पेयजल पूछा गया है, इस चीज को भी आप गौर कर लेना। कोटा को, अजमेर को, जयपुर को, और बूंदी को। अगर बिसलपुर परियोजना की अपन बात करते हैं तो जो ये बिसलपुर परियोजना है इसको कब प्रारंभ किया गया था, 1988 से 89 में प्रारंभ किया गया था। और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का आपको मीनिंग पता है कि क्या होती है, कि जिसमें अपन को बहुउद्देशीय होती है कि जिससे सिंचाई भी उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवा जाए, साथ साथ में पेयजल
जो है वो भी उपलब्ध करवाया जाता है, तो उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें अगर बात करें तो जो ये बिसलपुर बांध है ये कहाँ बना हुआ है? बिसलपुर बांध है ये बना हुआ है आपके टोडा रायसिंह में, टोडा रायसिंह में। और ये कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और इसके पास बिसलपुर गांव में है, बनास नदी पर है। कहाँ, कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर ये ऊंचा कंक्रीट बांध है, ठीक है। इससे आपको एक तो याद रखना जयपुर को, अजमेर को, केकड़ी, केकड़ी, ठीक है। और साथ साथ में नसीराबाद, नसीराबाद, सरवाड़, ब्यावर जो कि अभी अपना जिला बन गया है, किशनगढ़, किशनगढ़। और इसमें इस रास्ते में जो जो गांव आते हैं उनको सबको है वो पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। तो आप याद रखो इसमें क्या दिया गया है? अजमेर भी आ गया, जयपुर भी आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें फिर कौन सा हो जाएगा? बै और से। राइट आंसर ऑप्शन है टू आपका हो जाएगा, ऑप्शन है टू हो जाएगा, जिसमें दिया गया है बै और से। तो अपन को बिसलपुर बांध के बारे में काफी सारी चीजें अपने देख ली। तो अपन को ये मुख्य मुख्य आप ये याद रखना कि जयपुर को, अजमेर को, केकड़ी को, नसीराबाद को, सरवाड़ को, ब्यावर को, किशनगढ़ को, और इस रास्ते में आने वाले ये जितने भी गांव होंगे वहां पर इनको है कृषि योग्य जो यहाँ पे भूमि है ना वहां पर भी सिंचाई भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन सिर्फ इसमें क्या पूछा है, एक बार अपने पेयजल पूछा है, तो वो आप थोड़ा सा याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें देखना है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क धूड़सर और कहाँ पोखरण जैसलमेर में स्थापित किया गया है, इसमें असत्य हमें बताना है। बीकानेर जिले में राज्य का प्रथम सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। नीमराना में आदर्श सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। जैसलमेर में राज्य का दूसरा सोलर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। तो अगर इसमें देखे असत्य है तो अपन को सीधा ही दिख रहा है ऑप्शन टू है। राज्य का अगर प्रथम सोलर पार्क की बात करें तो आपको पता होगा वो आपके कहां पर है? फलोदी, फलोदी जोधपुर में, जोधपुर में है। और आपको पता है वो कहां पर है? बाप, बाप के बड़ला गांव में, बड़ला गांव में, ठीक है। और इसका शिलान्यास भी कई बार अगर पूछ लिया जाए तो ये आप याद रखना 31 अगस्त 2013 को किया गया था। तो ये पूरी चीजें याद रखना कि राजस्थान का जो प्रथम सोलर पार्क है वो के बड़ला बाप के बड़ला गांव में है जो कि फलोदी जोधपुर में पड़ता है। और इसका शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को किया गया था। बाकी इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। अब मैंने आपको फलोदी बताया, ठीक है। फलोदी के बाद में कि ये फलोदी जो तो अपना क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। उसमें आपके तहसील कौन सी है? बाप है। गांव कौन सा है? भड़ला है। ये इसलिए बताया गया, अभी आपने देखा होगा मैं सिर्फ पिछले एक एग्जाम की बात कर रही हूँ। अब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उससे मैं सिर्फ एक पीछे वाले एग्जाम के लिए आपको, क्योंकि ये आपको अभी आपने दिया है नया नया तो आप सभी को याद भी होगा। तो इसमें आपको पता होगा कि पवन ऊर्जा से पूछा था कि राजस्थान की प्रथम और दूसरी पवन ऊर्जा संयंत्र वो कहाँ लगाए गए। सब बच्चों को पता था कि प्रथम है वो आपके जैसलमेर में लगाया गया है, जैसलमेर में लगाया गया है, और दूसरा है आपके प्रतापगढ़ में लगाया गया है। लेकिन आगे वाला कुछ ज्यादा ही होशियार था, उसने ये भी नहीं पूछा कि अजमेर आपके जैसलमेर के अमर सागर में, ठीक है, और प्रतापगढ़ के देवगढ़ में, देवगढ़ में। सब बच्चों को यहाँ तक याद था, उनको जिला याद था, जगह याद थी, लेकिन इसमें भी उनको कोई गांव का पता नहीं था। तो कुछ बच्चे तो जैसलमेर को देखकर इसके साथ एक और नाम था, अभी मेरे को याद नहीं है उसको करके। कुछ बच्चे हैं वो देवगढ़ देख के आगे वाला नाम है वो कुछ खोडल था, पता नहीं ऐसे कुछ करके था, तो वो करके आए थे। तो प्रॉपर किसी को याद नहीं था, ठीक है। और उन्होंने कौन सा माना है? उन्होंने जैसलमेर के साथ एक और गांव का नाम था, जगह का नाम था, उसको माना है। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीज आप याद रखो, जिला याद रखो, वहां का आप उपखंड, तहसील, गांव, सब चीज याद रखो, तभी आपका एक क्वेश्चन है वो जाके अच्छे से कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? कोटा में, सापुरा भीलवाड़ा में,
जोधपुर में और बीकानेर में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन टू। देखते ही पता चल रहा है कि फट चित्रकला है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है टू, ऑप्शन टू की। और ये किसके द्वारा है? ये आपके राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको। ये क्या है? राजसिको, इसके द्वारा आपका किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है टू हो जाएगा। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपको बताना है। लिग्नाइट संसाधन यानी कोयला, पलाना, आगुचा और मेड़ता, पलाना, कपूर्डी और सोनू। तीसरा दिया गया कपूर्डी, जालिपा, और आपके क्या दिया गया है? आपके दिया गया है गिराल यानी गिरल, और कपूर्डी, मेड़ता और सोनू। इसमें आपको लिग्नाइट कोयले के बारे में बताना है। तो आपको पता होगा कि ये ज्यादातर कहाँ होता है। पहले आप ये सोचें कि एक चीज और याद रखना, अभी जो पीछे ये वाला एग्जाम हुआ था ना, इसमें इतना जो खनिज का था उसमें इतना वो डीप में नहीं गया था, लेकिन वो कुछ कुछ क्वेश्चनों में काफी डीप में चला गया था। और इसी में अपना क्या होता है कि अपन थोड़ी सी माते खा जाते हैं। अगर अपने राजस्थान में कोयले के बारे में बात करें ना, तो राजस्थान में जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन कौन से है? बीकानेर है आपका, ठीक है, बाड़मेर है आपका, आपका बालोतरा है, बालोतरा है, नागौर है, और नागौर के साथ साथ आपके कौन सा आ जाता है? बाड़मेर, बाड़मेर आ जाता है, ठीक है। अगर अपन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जो सर्वाधिक फेमस प्रसिद्ध है वो है पलाना। इसमें सर्वश्रेष्ठ है वो लिग्नाइट पाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। इसके साथ साथ और भी हैं, जैसे आपके बरसिंगसर हो गए, बरसिंगसर हो गया, केसर देसर हो गया, और नापासर बीटनोक हो गया। और अगर बीकानेर की बात अपन बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो बाड़मेर में आपका गिरल, गिरल के साथ है जालिपा, जालिपा, कपूरडी, भाद्रेस ये भी होता है। बालोतरा की अगर अपन बात करें तो बालोतरा में एक जो इम्पोर्टेंट है वो है सिणधारी, सिणधारी। इसके साथ एक दो जगह और भी है, जैसे जोगेश्वर तला हो गया, होडू हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट सिणधारी। नागौर की बात करें तो नागौर में एक तो आपका है मेड़ता रोड, मेड़ता रोड। इसके साथ साथ है आपके इंदावड़, इंदावड़, माता सुख, इंदावड़ और माता सुख, ये तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें और भी जगह है, जैसे कसनाऊ क्षेत्र हो गया, लांबा क्षेत्र हो गया, ठीक है। लेकिन अपन ने सिर्फ इंपॉर्टेंट की चीज पूछते हैं, एक बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। और अपन ने बाड़मेर में बात करी, गिरल, जालिपा, और जो कपूरडी क्षेत्र है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट की बात कर लेना, तो भारत में लिग्नाइट, भारत में लिग्नाइट के आधार पर अपन कौन से थर्ड नंबर पर आते हैं? अपन थर्ड नंबर पर आते हैं। पहले तमिलनाडु आता है, फिर गुजरात आता है आपको, और फिर राजस्थान आता है। तो अपन इसमें थर्ड नंबर पे आते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इसमें अपन को ज्यादातर याद क्या रखना है? एक तो अपन को जिले याद रखने हैं, उसमें जो जो विशेष चीजें हैं वो अपन को याद रखनी है। जैसे बीकानेर में पलाना हो गया, बरसिंगसर हो गया, आपके बाड़मेर में है वो गिरल, जालिपा, कपूरडी हो गया, बालोतरा में सिणधारी हो गया, नागौर में मेड़ता रोड, माता सुख, इंदाउड़ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप आपके खनिज में चाहे कोई सा भी हो, आपका मैग्नीज हो और आपका लोहा हो, कोई भी चीज हो, कोई सा भी खनिज हो, काफी अच्छे से अपन को इनको सबको याद करना है। तो ये आज आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे कुछ विशेष। अब अपन चलते हैं अपने कौन से आपके जो पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो 10-12 क्वेश्चन करते हैं, और फिर अपन आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है आभूषण वाला। सबसे पहले क्वेश्चन आता है आभूषण वाला, और इसमें जो अपन को पूछा गया है वो है कि दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है रखन, इसको रखन भी बोल देते हैं, कहीं राखन आता है, कहीं रखन आता है, चूंप, कंदोरा और मोकड़ी। तो अब इसमें देखने से एक चीज तो अपन को सीधा सा पता चल रही है कि कंदोरा और है वो मोकड़ी नहीं होगी। क्यों? कंदोरा है वो कमर का आभूषण है, ठीक है, मोकड़ी भी नहीं होगी। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? बच्चों को कंफ्यूजन होता है आपके रखन और चूप में। क्योंकि ये दोनों के दोनों है किसके हैं? आपके दांत के आभूषण है। किसके हैं? दांत के आभूषण है। तो सबसे पहले इसमें
राइट आंसर की बात करें वो तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि रखन होता है। अब ये क्वेश्चन लाने के सीधे डायरेक्ट लाने के क्या है कि इसमें कई सारे, मैंने आपको कल वाली क्लास में बात बताई थी कि इसमें अपन लिखते हैं अपन राखन। कई बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे कुछ माइंड है वो ज्यादा ही लग जाता है। अपन सोचते हैं, नहीं यार राखन तो नहीं होगा, रखन होगा। ठीक है। तो कई बार मात्रा की इसकी भी गलती हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस जो अपन यहाँ कर रहे हैं ना, इससे अपन को एक बेनिफिट ये होगा कि अपन को पता चल जाएगा कि हाँ इतनी अगर हो रही है ना, कोई बात नहीं, अपन अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। तो आप याद रखना कि जो दांतों के आभूषण होते हैं, रखन, रखन या राखन बोल दो, चूप बोल दो, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसके साथ साथ एक आता है चोप या चौंप बोल दो, ठीक है, बाली बोल दो। ये आपके, और एक इसके आपकी चुन्नी, चुन्नी, ये आभूषण आपके किसके हैं? ये आभूषण आपके नाक के आभूषण है। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चौंप और चूप में, चौंप और चूप में बच्चे काफी ज्यादा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपके चूंप है वो तो आपके दांत का आभूषण है, किसका? दांत का। और चौंप है वो आपके नाक का आभूषण है। और चुन्नी ये पीछे जो रीट हुई थी ना, अभी हुई है 2025 वाली, इसकी बात नहीं कर रही, पिछली रीट में है ये क्वेश्चन पूछा गया था। चुन्नी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये नाक में पहना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वो वाद्य यंत्र से रिलेटेड है कि कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम हमें बताना है। अलगोजा, रावणहत्था, सारंगी और पुंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंगी। पुंगी है वो कालबेलिया है वो पुंगी बजाते हैं। तो जो कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? पुंगी है। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र है, कौन सा आपका अवनद वाद्य यंत्र है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखना। अब आप कमेंट करके बताओ कि पुंगी है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। अभी आपके जो पीछे यू वाला एग्जाम हुआ है इसमें आपके वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन आए हैं। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय एक प्रजाति है, भैंस की, गाय की, हिरण की, घोड़े की। तो बच्चों को कंफ्यूज कहाँ होगा? ए में बिल्कुल नहीं होगा, डी में भी नहीं होगा, दो में होगा। क्यों? नील गाय आ गया तो सारे के सारे बच्चे कुछ होंगे जो वो सोचेंगे तो गाय की होगी, नहीं ये हिरण की प्रजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि वह देश जिसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल में भारत ने हराया था, भारत ने किसको हराया था वो इसमें पूछा गया है। तो अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, इंग्लैंड को। भारत ने इंग्लैंड को हराया था। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होगा दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका का जो सेमीफाइनल हुआ था ना वो अफगानिस्तान से था। तो दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो सकता है पूछा जा सकता है। अगला है जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन कि राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं थोरी जाति, नायक जनजाति, सांसी जनजाति और बोलिया। तो राइट आंसर आपका नायक और सांसी जनजाति है, ये पारंपरिक शिकारी जनजाति है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942, 44, 43 और 45। इसमें अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो अपन ने अभी पीछे 3 क्लासें ली हैं, तीनों में से 2 क्लासों में मैंने एक बार आपको सारे के सारे जो प्रजामंडल है ना उनको बताया है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताया है कि कौन से किस सन में इनकी है वो प्रजामंडल का गठन हुआ था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक चीज आप याद रखना कि इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही है वो गलत दिए हुए हैं। चारों के चारों ऑप्शन है गलत दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो 42 में होगा, ना 44 में होगा, ना 43 में होगा और ना 45 में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1939, 1939। एक चीज और याद रखनी है, वो चीज क्या याद रखनी है कि अपन को प्रजामंडल आ जाए तो प्रजामंडल में ध्यान क्या रखना है, एक तो उनका गठन है वो कब हुआ है, अगर किसी का पुनर्गठन हुआ है तो वो कब हुआ है, ठीक है। और उसके गठनकर्ता कौन थे, गठनकर्ता कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी की सारी चीजें हैं अपन को ध्यान में होनी चाहिए और इसी में से क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है। अगर अपन
एक चीज और याद रखना, कई बार इसमें जन जागृति वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रजामंडल में है वो जन जागृति का श्रेय है वो किसको जाया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। अगर अपन बात करें कोटा प्रजामंडल की, तो आप सभी को पता है कि कोटा प्रजामंडल है वो मैंने बताया आपको 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसमें आपसे पूछ ले कि गठनकर्ता और आपके अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों के दोनों ही आपके पंडित नैनूराम शर्मा थे। नैनूराम शर्मा थे। अब जब अपन इसमें देख रहे हैं तो ऑप्शन का भी देख लेते हैं। 1942 की बात आई गई है, तो इसमें अपन का क्या है, कुशलगढ़ आ जाएगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1942 में हुई थी, और इसके कौन थे, भंवर लाल निगम थे। भंवर लाल निगम थे, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 1944 की बात करें तो 1944 में आपका आ जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर हो जाएगा। और डूंगरपुर की बात करें तो आप सभी को पता है कि इसके कौन थे, भोगीलाल पांड्या थे। इसके कौन थे, भोगीलाल पांड्या। वहीं अगर 1943 की बात आ गई तो 1943 में आ जाएगा आपका बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की बात करें तो ये आपका आ जाएगा भूपेंद्र भूपेंद्र त्रिवेदी। त्रिवेदी ये तो आपके थे गठनकर्ता। और अगर आपके अध्यक्ष की बात कर ले तो इसमें अध्यक्ष आपको याद रखना है विनोद चंद्र कोठारी थे। विनोद चंद्र कोठारी थे। और ये क्वेश्चन भी ईओ वालों में पूछा गया था, भूपेंद्र त्रिवेदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वहीं 1945 की बात करें तो 45 में आपको याद रखना है कि इसमें दो है वो प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। तो 1945 में याद रखना, एक तो जैसलमेर जैसलमेर प्रजामंडल, और एक आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ दो प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना हुई थी। अगर अपन जैसलमेर की देखें तो मीठालाल व्यास, और अगर प्रतापगढ़ की देखें तो कौन सा था, अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक। तो ये जो इसमें आपके ऑप्शन में थे वो सारे मैंने अच्छे से बता दिए हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार आपको सारे अच्छे से है वो कवर करने हैं। अगला है उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही एवं विजय शाही इत्यादि राजस्थान के किस परिधान से संबंधित है। तो ये सारी की सारी क्या है, पगड़ियां हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करंट का है। दिसंबर 24 में होने वाला राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये तो हो गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं ना उसमें इतना इजी में कोई नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, डेट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे। अब वाले क्या पूछ रहे हैं, अब वाले पूछ रहे हैं कि इसमें प्रतिभागी देश है वो कौन से थे। प्रतिभागी देश है वो कौन से थे। तो इस प्रकार है आपसे काफी अच्छे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो ही गया, अपन ने देख लिया कि इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी हो जाएगा। तो अपन को अच्छे से करंट अफेयर भी आजकल ये नहीं है कि आपसे पूछ लिया कि सीधे वन लाइनर अपन ने याद करके चले गए और उससे अपना काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपन को जितना ज्यादा हो सकता है डीप में पढ़ना होगा और उतना ही ज्यादा है अपन से डीप में पूछा जाएगा। तो अब अपन चलते हैं आगे, और अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। अगला है कि 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कृति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल से दिया गया था। तो ये घुड़सवारी से थे। कौन है, आपके दिव्य कृति सिंह राठौड़, तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। एक जो 2023 में दो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, एक इनको और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। इस साल वाले अर्जुन पुरस्कार हमें अपने एक खिलाड़ी को दिया गया है, तो वो भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अंजना देवी चौधरी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। गोगाजी राजस्थान में एक लोक देवता है, उनके पिताजी का नाम अपन को बताना है। अर्जन सिंह नहीं, ये इनके क्या था, काका काका का लड़का था, इनके अंकल। सुरजन सिंह, ये दोनों भाई थे, अर्जन सिंह सुरजन सिंह। बचेल सिंह और जेवर सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगर गोगा जी के बारे में देखें तो अपन को याद होना चाहिए कि गोगा जी के पिता का नाम तो जेवर सिंह था, माता का नाम है वो बादशल देवी था, बादशल था। अगर अपन इनकी बात करें तो इनके जो बेटे थे उनका नाम था केसरिया कुंवर सिंह।
केसरिया कुंवर सिंह, वो भी आपको याद रखना है। अगर इनके बात करें तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद में गोगा नवमी को, गोगा नवमी, गोगा नवमी, ये जो आपके भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी आती है उस दिन है इनका मेला भरता है। कहाँ भरता है? हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में, हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में। और ये आपकी क्या है, यहाँ पर इसको धुर मेड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुर मेड़ी। और इसकी जो शीर्ष मेड़ी है, शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी वो बोला जाता है आपके चुरू में, ददरेवा। चुरू में कौन सा स्थान है? ददरेवा, जो कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म स्थल हुआ था वहीं पर इनकी शीर्ष मेड़ी है। धुर मेड़ी है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओलड़ी भी बोला जाता है, वो कहाँ पर है? आपके सांचोरे जालोर में है, सांचोरे जालोर में है। तो वो भी आप इस चीज में ध्यान रखिएगा। और गोगा जी के अगर बात पूछे तो इनके जो मंदिर है वो मैंने बताया कि आपके हनुमानगढ़ में आपके गोगामेड़ी जगह है, गोगामेड़ी जगह तो वहां पर है, जिसको क्या बोला जाता है? धुरमेड़ी बोला जाता है, तो वहां है। और अगर आपसे पूछे कि जो गोगा जी का जो वहां पर गोगामेड़ी में जो अभी का जो मंदिर है उसका निर्माण या फिर वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ये भी आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों को छांटना है। कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान असाधारण वीरता और साहस दिखाया था, मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में लोकप्रिय है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि कल्लाजी का सिर काटने के बाद भी मुगलों से लड़ते हुए उनका धड़ रुंडेला तक पहुंच गया था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला इसमें पूछा जाता है कि कलाजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है, गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। कामड़िया पंथ की इनके द्वारा नहीं की गई थी, रामदेव जी के द्वारा की गई थी। राजस्थान में पाबूजी ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल है, सही है। तो यानी ए बी और डी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। ठीक है। और आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो अपना लास्ट क्वेश्चन 2 है, राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपके राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। और अगर अपन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में आपके इसकी बात करें तो ये भारत का दूसरा है। 2024 में पेरिस पेरा ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कुल कितनी है? 29 राइट आंसर आ जाएगा। ये कौन सा संस्करण था? 18वां था। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान आया था? ठीक है। किस किस ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिन खिलाड़ियों ने जो पदक जीते थे तो उन खिलाड़ियों का एटलीस्ट आपको गेम यानी खेल का भी पता होना चाहिए कि किसने कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। और ये मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के भी करवा दिए, एज इट इज यहाँ पे इसलिए लेके आती हूँ ये कि ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार लिखा हो। यही क्वेश्चन मैं अगर टाइप करके लेके आती ना तो इतनी आपके माइंड में ये नहीं बैठते जितने अब बैठ रही हैं। तो आप बताना आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।